सारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए समस्त कर्तव्योगी साथियों का और सहारा से जुड़े हुए तमाम बुद्धिजीवियों का और हमारे प्यारे निवेशकर्ता साथियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, जैसे जैसे दिन गुजर रहा है वैसे वैसे हम लोग बहुत विकराल समस्या के समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी कल ही मैंने एक पोस्ट कुटुंब पर डाला था जिसमें ये लिखा गया था कि एक और नई बात सामने आ रहा है, लेकिन उसको कंफर्म करने के बाद ही हम आपके बीच में उस बात को रखेंगे। और वो बात बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि समझने का बात है और सोचने का भी है कि पिछले 12-14 साल से सेबी को दिया लगभग 24,000-25,000 करोड़, उसमें से मात्र 130-35 करोड़ के लगभग का ये भुगतान कर पाया। और बात हुई भुगतान की, मगर 135 करोड़ के लगभग का ही उसमें से धनराशि कम हुआ है। उसके बाद सहारा के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया 3 सोसाइटियों के ऊपर, और आरोप था कि सहारा के जमाकर्ताओं को भुगतान नहीं दिया जा रहा। और बात एकदम सही भी थी, क्योंकि भुगतान बहुत विलम्ब से हो रहा था, क्योंकि फंडिंग न होने की वजह से, फंड न होने की वजह से सारी ब्रांचों पर क्राइसिस था। इसकी वजह से वो भुगतान बहुत विलम्ब से हो रहा था। इसके अगेंस्ट में CRCS यानी कि सहकारिता मंत्रालय की तरफ से ये एक कदम उठाया गया कि 3 सोसाइटियों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन 6 महीने, साल भर की विलम्ब होने के बावजूद धीरे धीरे कुछ न कुछ भुगतान जरूर हो रहा था, और पूरा का पूरा विलंबित ब्याज के साथ हो रहा था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की हस्तक्षेप पर सहकारिता मंत्रालय के द्वारा एक केस में शामिल हुए, और धीरे से उसको 5,000 करोड़ रुपए का अमाउंट सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जारी कर दिया गया, और सहकारिता मंत्रालय के द्वारा पोर्टल का निर्माण कर दिया गया। 2 साल के लगभग होने वाला है। केवल और केवल 2,500 करोड़ रुपए के लगभग का भुगतान इस बीच में हो पाया है। क्या ये विलंबित भुगतान नहीं है? क्या भुगतान में देरी इसको नहीं कह सकते हैं? उसके बाद आप इस बात को भी समझ सकते हैं कि 31 मार्च 2023 से पहले के भुगतान लिए जा रहे हैं। 31 मार्च के बाद यानी कि 1 अप्रैल 2023 के बाद, और अभी 1 अप्रैल आने वाला है, यानी कि 2 साल कंप्लीट हो गए। इस बीच में जितने भी जमाकर्ताओं के भुगतान पूरे हुए होंगे, उनका तो कहीं कोई अभी अता पता ही नहीं कि भुगतान उनका कब से शुरू होगा। 2 तरीके की इसमें बात देखने को मिलता है। सहारा के ऊपर जब भुगतान नहीं हो रहा था तो तुरंत उसके ऊपर एक्शन लिया गया, लेकिन सहकारिता मंत्रालय पिछले 2 साल में जितने भी अकाउंट पूरे हुए होंगे उसके बारे में भी खैर खबर नहीं है। उससे पहले जितने अकाउंट पूरे हो गए 31 मार्च से पहले, उनको भी अभी भी लटका के रखा हुआ है। ये कहाँ का न्याय है? इन्हीं सारी बातों को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना मुझको मिला है, और उस सूचना में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस बात को लेकर ये सुनने में मिला है कि अभी हाल ही में गौतम अवस्थी जी के द्वारा एक एफिडेविट जारी किया गया है, या एफिडेविट मानी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है। उस एफिडेविट के माध्यम से माननीय सेमंतो राय जी की टीम के द्वारा इस बात को उठाया गया है कि जब 13-14 साल में सेबी के द्वारा मात्र 130 करोड़ रुपए, 35 करोड़ रुपए के लगभग का भुगतान किया गया है, इधर सहकारिता मंत्रालय के द्वारा जबकि उनके पास फंड की उपलब्धता मौजूद है, उसके बावजूद केवल और केवल मात्र 2,500 करोड़ रुपए के लगभग का भुगतान किया गया है, जबकि भुगतान पेंडिंग में उनके पास लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का पेंडेंसी या भुगतान पहुंच चुका है। तो ऐसी परिस्थिति में
क्या ये न्यायोचित नहीं होगा कि इन सारे लोगों को जो जिम्मेदारी पर बैठे थे, जिम्मेदारी लिए थे, उनको भी रोक लगाया जाए और सहारा के काउंटर से, सहारा के ऑफिस से कार्यकर्ताओं के माध्यम से भुगतान की व्यवस्था कराई जाए। इन्हीं सारी बातों को लेकर माननीय सिमंतो राय जी के टीम के द्वारा इस बात को उठाया जा रहा है कि सहारा इंडिया परिवार के ऊपर ये जिम्मेदारी एक बार फिर से दिया जाए। उसमें उन लोगों ने इस बात को भी कहा जा रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जितना भी भुगतान हो वो सीधे के सीधे माननीय हमारे सम्मानित जमाकर्ताओं के अकाउंट में हो और हर महीने उसका रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए कि हमने इतना पेमेंट कर दिया। ये एक बहुत अच्छा रास्ता होगा और डिफिशियंसी का जो पहाड़ लगा हुआ है उसको भी ब्रांच स्तर से समाप्त करते हुए उसका साक्ष्य माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा जाए और समस्त भुगतान पूरा का पूरा एकदम सीधे बैंक अकाउंट के माध्यम से या आरटीजीएस के माध्यम से अकाउंट में जाना चाहिए, जिससे कि कोई भी इस प्रकार का आरोप न लगे कि उन्होंने रीइन्वेस्टमेंट कर दिया या भुगतान उसको नहीं हुआ। इस प्रकार का एक रास्ता मांगा गया है सहारा इंडिया के टॉप मैनेजमेंट की तरफ से और मुझको ये लगता है ये बहुत ही अच्छी पहल सहारा के शीर्ष प्रबंधन के द्वारा किया गया है। इसमें कितना सच्चाई होगा ये तो आने वाला समय ही पता लगेगा, लेकिन जो कुछ भी खबर सामने आ रहा है इसमें जरूर इस बात को बताया गया है कि हम इस कार्यक्रम को करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब पूरा का पूरा दारोमदार माननीय सुप्रीम कोर्ट की उस सुनवाई के ऊपर टिक गया है जिसमें इन सारी चीज़ों के ऊपर सुनवाई वो करेगा। 2 अप्रैल में भी ज़्यादा टाइम नहीं है। उसको लेकर जिस प्रकार से तमाम सारे लोग सोशल मीडिया पर महत्व उसको दे रहे हैं, इसको मैं बार बार फिर दोबारा से एक तरीके से स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि 2 तारीख लास्ट नहीं हो सकता। हाँ, इसमें सहारा को आगे काम करने के लिए कुछ ऐसे आसान रास्ते जरूर मिल सकते हैं जिसकी उसको ज़रूरत है। जैसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो 24,000 करोड़ रुपए के लगभग का अमाउंट जमा करने का जो एक पहला आदेश था उसको पूरा किया जा सकता है। उसके बाद जो 9 महीने का टाइम दिया गया था उसमें भी काफ़ी टाइम सितंबर के महीने से अब तक हो चुका है, लगभग 6-7 महीने उसमें जा चुके हैं, तो उसमें भी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो 6 महीने या 7 महीने के लगभग का टाइम पीरियड गुजर जाने के बाद जितना भी टाइम उसमें बैलेंस बचा होगा उस आदेश को भी पूरा करने के लिए जो रास्ते अवरोध बनकर खड़े थे उन अवरोधों को भी हटाने का एक माध्यम 2 तारीख बन सकता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा बरसोबा जो डील थी उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा अपना ये सोचना है कि आने वाली 1-2 तारीखें और पड़ेंगी और निश्चित रूप से 2025 में इस सारे मामले का पटाक्षेप जरूर होगा। 2025 तो काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा, अगले 1-2 महीने के अंदर इसमें जरूर बहुत बड़ा काम हो सकता है, यानी कि ये विवाद भी समाप्त हो सकता है। साथियों, आपने जो संघर्ष किया है वो निश्चित रूप से बहुत दर्दनाक था, बहुत संघर्षशील था, लेकिन अब इसके समापन का समय बहुत जल्दी निकट आ रहा है। उम्मीद किया जा रहा है कि माननीय सीजीआई के रिटायरमेंट से पहले वो अपने अंतिम आदेशों में सहारा को काफ़ी राहत दे सकते हैं और उम्मीद ये किया जा रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि पूरा का पूरा ये मामला ही खत्म हो जाए। ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि ऐसा हो जाए, जिससे कि तमाम ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी हों, हमारे कार्यकर्ताओं को रोजगार मिले और जो कलंक एक तरीके से लगा हुआ है सहारा इंडिया परिवार के माथे पर वो कलंक छूट जाए, तो निश्चित रूप से हम भी गंगा नहा के आएंगे। आप से मेरा यही आग्रह है कि अपने साथियों को पूरे हौसला अफजाई करते हुए पूरी तरीके से मैदान में डटे रहें, किसी भी प्रकार से हताश निराश न हो, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि अपने साथियों के मनोबल को बढ़ाते हुए हम उस मंजिल तक उनको पहुंचाएं जहां पर उनकी समस्त समस्याओं के समापन होने का
समय आएगा। एक बात और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि मुझे भी कुछ गाइडलाइंस मिला है, जिसमें ये कहा गया है कि हम किसी भी अन्य प्लेटफ़ॉर्म पर जाके अपनी बातों को न रखें, क्योंकि जो भी व्यक्ति पॉजिटिव प्लेटफ़ॉर्म पर जाकर अपनी बातों को रख रहे हैं, वो उनका एक अलग मोर्चा है और सोशल मीडिया पर काम करने वाले व्यक्तियों का अलग मोर्चा है और सहारा की जो टीम, सुशांत दुराई जी की टीम जो काम कर रहे हैं, उसका भी अलग मोर्चा है। यानी कि सभी लोग अपने-अपने मोर्चों पर अपनी-अपनी दायित्वों की पूर्ति करें। हमारा यूट्यूब पर आकर तमाम ऐसे कंडम करने वाले लोगों को कंडम कर देने का मोर्चा है, जो कि हम अपने मोर्चे में सफल हैं। बहुत सारे लोग हमारी ही वीडियो को देखकर अपनी वीडियो में हमारे फ़ोटो, हमारी वीडियो, हमारी आवाज़ का इस्तेमाल करते हैं। ये भी हमारी अपनी जीत है और इस बात का भी मैं शुक्रगुज़ार करना चाहूँगा जितने भी आलोचक हैं, अगर वो आलोचना ना करते तो शायद हम इस प्लेटफ़ॉर्म पर नहीं आते। इस प्लेटफ़ॉर्म पर आने का एक और उद्देश्य हमारा था, क्योंकि हम आर्टिकल के माध्यम से फ़ेसबुक पर और अन्य सोशल साइटों पर अपना आर्टिकल लिख के लोगों की हौसला अफ़ज़ाई करते थे, लेकिन उस आर्टिकल में काट-छाँट करके, उसको कॉपी करके तमाम प्लेटफ़ॉर्म पर जाकर उसको पेस्ट किया जाता था, जिससे कि उसके मूल सिद्धांत, मूल जो ज़रूरतें थीं, उसको वो विध्वंस कर देते थे। इसी वजह से उसको न करके अब यूट्यूब पर वीडियो के माध्यम से हम लोग अपनी बात को रखने का प्रयास करते हैं। इसीलिए मैं अपने उन साथियों से ज़रूर कहना चाहूँगा कि कृपया अब हमसे अपने प्लेटफ़ॉर्म पर आने का कोई निवेदन न करें, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा निर्देश मिला है। इसकी वजह से आप यथार्थ पर ही हमको अब पाएँगे और आपकी जो समस्या होगी या आपका जो भी सजेशन होगा या आपके पास जो भी खबरें पहुँचाने का काम होगा, यथार्थ के माध्यम से हम लोग लगातार करेंगे और छोटा-सा प्लेटफ़ॉर्म सार्थक पर भी हम लोग यदा-कदा छोटी-मोटी वीडियो को देकर आपके पास तक पहुँचने का प्रयास ज़रूर करते हैं। आपसे आग्रह है कि आप इन वीडियो को जो भी आपके पास तक पहुँचता है, उन साथियों तक, उन जमाकर्ताओं तक ज़रूर पहुँचाएँ, जो सहारा की खबरों को लेकर थोड़े से उत्तेजित रहते हैं, थोड़ा-सा खोजने की कोशिश करते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएँगी। तो मेरा आग्रह आप ज़रूर स्वीकार करेंगे और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़े और अच्छा करने का प्रेरणा मिले। धन्यवाद आज की इस छोटी-सी मीटिंग के लिए। आने वाला समय बहुत अच्छा होगा, ऐसी पूरी उम्मीद है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, सरकार और सहारनीय परिवार इन सारे मुद्दों को लेकर बहुत ही संवेदनशीलता से इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं और जल्दी ही इस समाधान के निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। उस वक्त हम और आप जश्न की मुद्रा में होंगे। धन्यवाद सभी को, सादर सा प्रणाम और मेरे सभी जमाकर्ता साथियों को नमस्कार। जय हिंद, सहारा प्रणाम। जुड़े हुए हैं, अब उन सब का जीवन स्तर अभी उतना अच्छा नहीं हो चुका है जो पूर्ण संतुष्टि हमें दे सके। मैं प्रयासरत रहूँगा हूँ और साथ साथ ये भी मैं कहना चाहूँगा कि हर 2 साल के बाद जाते जाते 1 लाख या ऐसे ही नए साथी भी जुड़ जा रहे परिवार में, तो मैं समझता हूँ मरते दम तक जाते जाते शायद इतना बड़ा परिवार हो जाएगा कि तब भी असंतुष्टि रह जाएगी, जिस सबका जीवन स्तर नहीं अच्छा हो सका। और तो मेरी जो इच्छाएं हैं, जो शिखर की बात आप कर रहे हो कि मेरे परिवार के साथियों का जीवन स्तर इतना बड़ा हो, इतना सुंदर हो, जो पूरा दुनिया जल उठे, और जब उस चीज़ को प्राप्त करते रहें साथ साथ शायद शांति से मर पाऊँगा, बहुत संतुष्टि के जीवन महसूस कर पाऊँगा अंतिम क्षणों में जाकर। जब अगर ये देख सकूं, कुछ प्राप्त कर सकूं, उसका कुछ अब मैं भी और मेरा परिवार भी उसका एक जरिया बने, कारण बने कि अपने समाज और देश की प्रगति भी ऐसी हो जो एक बहुत खुशहाल ज़िंदगी हमारे देशवासियों को मिल सके, बहुत प्रगतिशील ज़िंदगी मिले और सबका दुख दर्द घटता जाए, कम होता जाए और बढ़े हर कदम जोश हमारा, हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत।